अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज इस्लामी निज़ाम सेहत के इस प्रोग्राम कुरान और सेहत में मैं हूँ आपकी होस्ट मौज़मा काज़मी। नाज़रीन, हम डेली बेसिस पे नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नई बीमारियों को डिस्कस करते हैं ताकि इससे आगाही हासिल करके आप अपनी लाइफ में जो है वो चेंजेस लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी को जो बेहतर तरीके की तरफ वो लेकर जा सके और अपने डेली रूटीन को जो है वो एक प्रॉपर वे में जो है आप उसको कन्वे करें और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारें, एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि अगर हम सेहतमंद हैं तो हम ज़िंदगी की हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, हर हम जो है लम्हे को, हर अपने इवेंट को, अपनी लाइफ के हर काम को, हमारे डेली बेसिस के जो काम होते हैं उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में, अपने डेली अमूर के घर में जो काम होते हैं उन पर हम जो है ध्यान दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान में बताई गई जो सेहत के असूल हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आलमी सतह पर नमूनिया को जो है वो प्रीच किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। आलमी सतह पे आलमी दिन आज है जो नमूनिया का वो मनाया जा रहा है। हम इस पर डिस्कस करेंगे, वसी टॉपिक पे डिस्कशन होगी और मज़ीद जानेंगे इसके हवाले से, इसके सिम्टम्स, इसकी प्रिकॉशंस और इसके रीज़न्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीज़न्स, एक चीज़ की अगर हमें पता होती है तो हम उससे काफ़ी तौर पे जो है वो बच सकते हैं। हम इसके रीज़न डिस्कस करेंगे और इसके बारे में थेरेक्ली हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जमील महरवी साहब जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में एहतियाती तदाबीर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, दिलिद्दर दूर करने वाला, यानी मुख्तलिफ़ बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ़ों से हमेशा नजात अता फरमाने वाला, 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला, बेशुमार नेमतों और लज्जतों से रोज़ाना नवाजने वाला, हम सब को बार बार माफ़ करने वाला और हमारे गुनाहों को हमेशा अच्छे असरात में बदलने वाला है। उसके बाद बेपनाह दरूद व सलाम पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर, जिनके वसीला से हमें ईमान मिला, जिनके वसीला से हमें कुरान हकीम, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी करने का तरीक़ा, सिस्टम और वे ऑफ़ लाइफ मिला, और जिन्होंने उसवा हसना की शक्ल में अमली तौर पर यह सब कुछ कर दिखाया, जिन पर अल्लाह भी अपने फ़रिश्तों के हमरा हर वक़्त दरूद व सलाम भेजते हों। और हम सब के लिए कुरान में इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। तो आइए हम सब मिलकर पहले उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आज नमूनिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो इस हवाले से हमें मज़ीद गाइड कीजिएगा कि ये बेसिकली क्यों है जो है वो हम पे अटैक करता है। ये ज़्यादातर मैंने बच्चों में देखा है कि उन्हें नमूनिया का वो शिकार हो जाते हैं और इस बीमार में जब मुब्तला होते हैं और ये बहुत सीरियस शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है। इस हवाले से गाइड कीजिएगा और इसकी बेसिक रीज़न से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये होता किस वजह से है। जी बहुत शुक्रिया। आज पूरी दुनिया में आलमी सतह पर जो है वो नमूनिया का दिन मनाया जा रहा है, इसका मकसद ये होता है कि ये बीमारी जिस तरह से बड़ी स्पीड से फैलती है और बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को अपनी लपेट में लेती है, तो इसके बारे में शऊर और आगाही जो है वो पैदा करना इस दिन मनाने का मकसद ये होता है। लेकिन बात यह है कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। अगर हम आलमी सतह पर देखें, पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर, तो पाकिस्तान जो है ये उसमें 5वें नंबर पर है कि 5वें नंबर पर जो है वो हम इस वक्त नमूनिया के हवाले से बीमारी, जिस तरह से बहुत सारे मुल्कों में है उनमें पाकिस्तान का नंबर 5वां है। उसके बाद पाकिस्तान में हम देखते हैं तो तकरीबन 92,000 जो पेशेंट हैं वो एक साल में जो है वो इसमें मुब्तला होते हैं और उसके बाद वो दुनिया से रुखसत होते हैं, जिनमें 70,000 के करीब जो है वो बच्चे मौजूद होते हैं। और ख़ास तौर पे ये बच्चे वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा इसमें जो है वो मुब्तला होते हैं, एडिक्ट होते हैं। इसकी इलामात में अगर हम आएँ तो बच्चे का सांस जो है वो तेज़ आता है और उसके बाद
आप उसके देखेंगे, अगर उसकी शर्ट उठाएं बच्चे की तो ये उसकी जो पसलियां होती हैं एंड वाली, उसके नीचे पसलियां जो है वो तेज़ी से इस तरह जो है वो चल रही होती हैं। तो पसलियां चलना, नज़ला ज़ुकाम, छींकें, एलर्जी और ख़ास तौर पे उनकी चेस्ट इन्फेक्शन और छाती से सीटियों की आवाज़ों का आना जो है ये इसकी मेजर इलामात हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है नसीर अहमद सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात कर रहे डॉक्टर साहब से हैं? जी 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 सर क्या बताइए। पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? वालेकुम सलाम मोहतरम, बताइए। सर मेरे ये जुकाम था सारे, ये नजला और सर को दर्द जो आपने सारे वो कावा बताया ना, वो बहुत अच्छा सर कावा। अच्छा जी, वो जब से सारे 2 महीने हो गया मुझे कावा पी रहा हूँ, ना सर को दर्द हुआ है, ना मुझे नजला लगा, ना जुकाम लगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखिएगा और 2 नफल किसी नमाज के साथ शुक्राने के अदा कीजिएगा कि जो आपके नज़ला ज़ुकाम और छींकें और एलर्जी और इस तरह के जो मसाइल थे, इसके लिए जो कहवा हम आपको बताते हैं प्रोग्राम के अंदर, आपने वो कहवा जो है वो पीना शुरू किया और अभी आपने बताया कि मैं 2 महीने से वो कहवा पी रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे नज़ला ज़ुकाम, छींकें, एलर्जी और ये वाले मसाइल नहीं हुए। तो बात यह है कि आज पूरी दुनिया में जो दिन मनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। इनको काफ़ी जो है हमेशा हमें ऐसे कॉलर्स आते रहते हैं जिनमें बताया जाता है कि वो आपकी बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करके बेहतरी की तरफ आए हैं। तो ये बड़ा एक ऑनरेबल चीज़ होती है हम लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए ये एक एज अ एडवाइस के तौर पे भी काम आती है कि वो लोग भी इस पर अमल करके वो बेहतरी की तरफ अपनी लाइफ को लेके आए। तो इस हवाले से आप प्लीज़ क्या बताना चाहेंगे हमें मज़ीद? देखिए, बात यह है कि ये अल्लाह का निज़ाम सेहत है और कुरान के अंदर ये सारी तफसील हमें इसकी मौजूद मिलती है और तिब्ब नबवी की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस फरमाई और तिब्ब नबवी जो है वो इस वाले से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो जारी व सारी है। बात यह है कि जो कहवा बताते हैं उस कहवे को इन्होंने, ये नसीर अहमद थे हमारे साथ सऊदी अरेबिया से, उन्होंने कहा जी नज़ला ज़ुकाम, छींकें, एलर्जी और ये जितने मसाइल थे मेरे वो हल हो गए। अब देखिए नसीर साहब हमें तो जानते होंगे, हमें देखते हैं टीवी के ऊपर, मैंने आज तक नसीर साहब को नहीं देखा। और बात यह है कि अल्लाह का निज़ाम सेहत ये है कि घर बैठे बग़ैर किसी दवाई के आप देख लें कि नसीर साहब ठीक हुए। तो जो चीज़ें आप तक हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो आप तक पहुंचा रहे होते हैं, उन चीज़ों पे जो लोग प्रैक्टिकल अमल करते हैं, जो उस पे यकीन कामिल कर लेते हैं, वो इसमें से फलाह पाते हैं। और देख लें कि नज़ला ज़ुकाम, छींकें और ये जो मसाइल थे इनके, ये इनसे उनकी जान छूट गई, जबकि वो पिछले कई सालों से अंग्रेज़ी दवाइयों के ऊपर लगे हुए थे और बस हर वक्त खाते रहते हैं। अब बात कर रहे थे आज कि हमारा नमूनिया का आलमी दिन है पूरी दुनिया में, हमारे छोटे बच्चे क्यों एडिक्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि माएँ अपना दूध बच्चों को नहीं पिलाती, जिसकी वजह से उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम उनका जो है वो लेट डाउन होता है, कमज़ोर होता जाता है और वो बीमारियां या मुख्तलिफ़ चीज़ें या मौसम और उसकी तब्दीली जो है वो उन बच्चों पर तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है। माएँ क्या करती हैं, डब्बों के दूध लेकर आती हैं और डब्बों के दूध जो है ना वो लाकर उनको पिलाती हैं, खुशक दूध लेते हैं और हम मुख्तलिफ़ तरह से हम उन बच्चों को हेल्दी देखना चाहते हैं, माएँ बच्चों को मोटा ताज़ा देखना चाहती हैं। तो हम जो कमर्शियल्स उसके देखते हैं उसमें जो बच्चा दिखाया जाता है वो उसकी माँ को शायद उस दूध के डब्बे का भी पता ना हो। तो वो क्या होता है कि बच्चे ने माँ का दूध पिया होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे कंपटीशंस होते हैं, बच्चों के हेल्दी बेबी जो है वो मुकाबले करवाए जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ बच्चे आते हैं, उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर उनमें जो ज़्यादा अच्छा सेहतमंद नज़र आता है उसको वो कंपनी जो है वो अपने ऐड में डालती है और उसके बाद उनके घर वालों को कुछ पैसे मिलते हैं और बच्चा दिखाया जाता है कि उसने ये हमारा दूध इस्तेमाल किया। हालांकि वो उनमें ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया होता है। दूसरी बात, हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं इस वक्त, आप ये सोच रहे हैं कि सारे तो नहीं करते,
फिर भी बहुत सारी माएँ हैं जो अपना दूध पिलाती हैं, अपनी छाती से दूध पिलाती हैं, उसके बावजूद बच्चों में निमोनिया या आए दिन नज़ला ज़ुकाम ये क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि माँ कोई काम कर रही है पानी वाला, यानी बर्तन धो रही है या कपड़े धो रही है या कोई ऐसा काम कर रही थी या वो नहा रही थी, और उसके बाद बच्चे की रोने की आवाज़ आई, उसने हाथ अपने साफ़ किए और उसी तरह से गई, बच्चे को रोते हुए को उठाया, अपनी छाती के साथ लगाया और उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो माँ को अगर ठंड है या ठंड लगी हुई है या वो ठंडे पानी में काम कर रही थी तो या उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा था, तो जाहिर बात है उस ठंड का इफ़ेक्ट भी उसके दूध के थ्रू उस बच्चे को आएगा। तो माँ को चाहिए कि अगर वो बच्चा रो भी रहा है तो थोड़ी देर इंतज़ार करें या अपने जिस्म को गर्म करें, कुछ नहीं है तो खड़े होकर ज़रा थोड़ा सा रनिंग कर लें, जंपिंग करें, अपने बॉडी को थोड़ा सा हीटअप करें, या हीटर के पास या चूल्हे के पास खड़े होकर अपने हाथ वगैरह और थोड़ा सा उसको सेक करें, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है जो कूल डाउन हुआ था वो अपनी नॉर्मल सतह पर आए। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं, उतनी देर तक उसको किसी और तरीके से चुप कराने की, ज़रा खिलाने की कोशिश की जाए, फिर भी हम इस मसले से बच सकते हैं। और बाकी ख़ास तौर पे जितने भी हम ये डब्बों के दूध शुद्ध पिलाकर उसमें स्टीराइड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो देकर हम समझते हैं बच्चा फूलेगा, मोटा ताज़ा होगा, तो ज़रूर हो सकता है उस स्टीराइड्स और केमिकल की वजह से हो जाए, लेकिन उतनी ही उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होगी, उतने ही उसके अंदर ठंड पैदा होगी। बच्चे का जो मिजाज होता है वो एक्टोमॉर्फ होता है, यानी असाबी होता है। उसको हम अगर उजलाती रखेंगे या हम उसको मीज़ोडर्मल रखेंगे या मीज़ोमॉर्फ की तरफ लेकर आएंगे तो फिर ये मसाइल नहीं होंगे। जैसे आप देखें कि बच्चे के एक तो असाबी मिजाज तो वैसे ही उसका होता है, लेकिन उसके साथ साथ माएँ उनको फ़र्ज़ करें कि जी वो आलू उबाल कर वो दे देती हैं मैश करके, या उनको आलू की चिप्स बनाकर देती हैं, या उनको चावल और उसकी खीर और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर बादी चीज़ों का जब हम देते हैं तो ज़ाहिर बात है मसाइल उनके बलगम रेशा उनके अंदर बढ़ेगा। हम उनको ये चिकन ब्रायलर मुर्गी जो है वो उबाल कर फ्राई करके हम उनको देते हैं, हम अंडा जो है वो उनको फ्राई करके ऑफ बॉयल इस तरह से हम उसको देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सारी नुकसानदेह हैं। बच्चे के लिए बेहतरीन खुराक बनेगी, आप उसको देसी मुर्गी जो है उसका सूप या उसकी यखनी बनाकर दें, या आप उसको वो मुर्गी को फ्राई करके आप उसको दें जो देसी मुर्गी है। दूसरी बात, बकरे का गोश्त बहुत अच्छा है, उसकी यखनी उसका सूप बनाकर दिया जाए। अच्छा, बच्चों को गर्म दूध में देसी घी डालकर उनको वो पिलाया जाए ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे। हम उसको चलगोज़े, बादाम की गिरियाँ, अखरोट और पिस्ता, इस तरह की चीज़ें जो है हम उनको वो मैश करके वो दें। मेवा जो होता है खुशक ड्राई एक मेवा होता है, वो आप उसको जो है वो किशमिश उसको देसी कहते हैं, वो अगर आप उनको देंगे तो हमारे बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। अगर हम उनको शहद जो है वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चटाएं तो भी बहुत सारे मसलों से बचे रहेंगे। अदरक कूट कर उसका रस निकाल कर, पानी उसका अदरक का कूटने के बाद निचोड़ कर 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच उसमें शहद डालकर उसको मिक्स कर लें, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को ये चटाते रहें तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी माएँ, यकीनन मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जो आप इस वक्त सोच रहे हैं घर में बैठे हुए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। शहद, उसके अंदर सुहागा जो होता है, ये बरियाँ करके थोड़ा सा सुहागा या बारासिंगा, कुश्ता बारासिंगा होता है, वो थोड़ा सा डालकर उसके अंदर हल्का सा, तो वो माचिस की दिया सलाई के साथ हल्का सा उठाएं और 1 चम्मच टीस्पून शहद जो होता है उसके अंदर डालकर मिक्स करके वो थोड़ा थोड़ा माएँ उनको चटाती हैं, तो निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से ये बच्चे बचे रहते हैं। और मौसम के मुताबिक उनके बहुत ज़्यादा भी नहीं लपेट देना चाहिए गर्म कपड़ों के अंदर, और ज़्यादा गर्माइश में भी नहीं रखना चाहिए, और ज़्यादा ठंड की तरफ भी नहीं लेके आना चाहिए। इन्वायरमेंट बड़ा ध्यान से जो है वो इनका इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे कॉलर हमें ज्वाइन की है कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी, मुझे डॉक्टर साहब से 2 चीजें पूछनी है कि जो एक तो इन्होंने जो कावे का बताया जो एलर्जी के लिए, उसको अगर काइंडली रिपीट कर देंगे तो मैंने जस्ट ज्वाइन द योर शो। और दूसरा ये था कि मेरा वेट जो है वो खासा ज्यादा है, कोई 86-90 kg है। आई एम 30 ईयर ओल्ड। अच्छा, तो कितना है, हाइट कितनी है, कितने इंच हाइट है टोटल? मेरी सर 5 फीट कोई 9 इंच हाइट है सर। 5 फुट 9 इंच, 12 इंच का 1 फुट होता है, और आपने 5 फीट बताया ना?
जी 5 60 इंच ये हो गए और ऊपर 9 इंच है, 69 इंचेस आपकी टोटल हाइट है। तो पर इंच 1 kg आपका वेट जो है वो होना चाहिए। यानी अगर आपकी 69 आपके इंचेस बनते हैं हाइट में, तो आपकी 65 टू 70 के इन बिटवीन आपका जो है वो आइडियल वेट है जो होना चाहिए। सर मेरा जो इस वक्त वेट है वो है 86 kg, तो मैं इसको सर रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। अगर आपको इस मामले में मेरी मामलत फरमा देंगे। मैं बताता हूँ जी इसका हल, क्योंकि ये देखना पड़ेगा। मोटापे की 3 किस्में होती हैं। आप अपने टीवी की तरफ आ जाएं। बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब इस हवाले से मजीद इन्हें गाइड कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक तो बात जो आपने अभी कावा की कावा जो अभी बताया, जो सऊदी अरेबिया में से कॉल थी कि नज़ला काम छींकें वगैरह, 3 अदद आपने लौंग लेने हैं। लौंग हर घर में, ये जो किचन है ना, इसके बाहर कहीं आप किचन बावर्ची खाना की बजाय आप इसके बाहर लिख लें शफा खाना, और कोशिश करें कि हम सबसे पहले उस शफा खाना में जाएं। वहाँ से शिफा ना मिले तो फिर आप जाएं कहीं बाहर। अभी देखें नसीर साहब ने बात की, उन्होंने कहा 2 महीने से कावा पी रहा हूँ और मेरा नज़ला काम छींकें, एलर्जी और इन सारे मसाइल से जान छूट गई। अच्छी दुआओं में याद रखते हैं। तो बात यह है कि वो अपने किचन में किचन रेमेडी पे गए। आप 3 अदद लौंग लेंगे, उसके बाद 1 लकड़ी आप दालचीनी लेंगे फिंगर साइज़, 1 लकड़ी आप फिंगर साइज़ मुलट्ठी लेंगे। इन 3 चीज़ों को आप 1 गिलास पानी में डाल के इसको चूल्हे पर रखकर आप इसको हल्की आंच पे पकाएं, और उसके बाद जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए, इसे नीचे उतार के पुन छान के आप इसमें 1-2 चम्मच शहद डालकर आप इसको नीम गर्म पिएंगे, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो अभी वेदर चेंजिंग नज़ला ज़ुकाम, वो हाथ में रुमाल, नाक की सुड़ और आंखों से पानी बहना, ये मामले आपके घर बैठे हल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, कसूर से आपकी कॉल थी, और भी इस हवाले से जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त, उनको भी समझ आ जाएगी, और ये लोगों के घरों में बनी हुई चीज़ है। नज़ले के लिए एक पंजीरी हम बताते होते हैं। 1 पाव आप काले चने भुने हुए ले लें, छिलकों समेत ले लें, ज़्यादा अच्छे हैं जो काले चने भुने हुए। उसके बाद उनका वज़न 1 पाव। उसके बाद आपने बादाम साबत लेने हैं, उनको तोड़कर खुद ताज़ा फ्रेश गिरियाँ निकालनी है और उन गिरियों का वज़न करना है 1 पाव। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है अच्छी वाली 1 पाव। अब तीनों चीज़ों को आपने तवे के ऊपर रख के, खुशक तवे के ऊपर या खुशक फ्राई पान में आप उसको चूल्हे पे रखकर आप उसको ज़रा गर्म करें। बादाम की गिरियाँ अलग गर्म कर लें, चने अलग से गर्म कर लें, और सौंफ जो है उसको डालकर उसमें गर्म करें। सौंफ का ख्याल रखिएगा कि ये सब्ज़ कलर में होती है, ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो फ़ौरन उस बर्तन से उसको ठंडे बर्तन में शिफ्ट कर लें, क्योंकि वो जल ना जाए, काली ना हो जाए। फिर इन तीनों चीज़ों को आप जो है वो किसी ग्राइंडर में या चट्टू बट्टे में डालकर आप इसको पीस कर इनका पाउडर बना लें, इनको मिक्स कर लें, यकजान कर लें। ये नज़ले की पंजीरी है, और हर घर में बना के रख लें। आप यकीन करें, डॉक्टर्स की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, नाक कान गले वाले डॉक्टरों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछले साल आप बहुत ज़्यादा सर्दियों में खुद और बच्चों को ठंड लगती और नज़ला ज़ुकाम होता रहे, तो आप ये नज़ले की पंजीरी बनाकर रख लें, और इसके 1-2 चम्मच जैसे ही आपको कोई फ्लू नज़ला सा महसूस हो आप ले लिया करें। अच्छा, ना भी महसूस हो तो सुबह को ले लें उठकर, और उसके बाद रात को सोते वक्त 1-2 चम्मच सारे घर में अगर सारे लोग खाकर सो जाया करें रोज़ाना, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हमें आए दिन छींके, नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी और मुख्तलिफ मसाइल हैं, इससे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इससे फ्री हो सकती है। जबकि हमें देखने को ये मिलता है कि हर काम के लिए वैक्सीन आ गई, और वैक्सीन जो है वो हमें लगानी चाहिए बच्चों को, और फिर उससे हम बच सकते हैं, उससे बचाव मुमकिन है वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारा कुछ भी करके देखा, बचाव नहीं आया, क्योंकि हम फितरत, नेचर के करीब नहीं आ रहे। हमें वो तरीका इलाज जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए जो नेचुरल साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कुदरती फितरी तरीका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तिब, और उसमें तिब नबवी है जो कि प्योरली बेस करता है जो चीज़ें अल्लाह ने जैसे पैदा की वैसी की वैसी। अब हम सारे के सारे चले गए हुए हैं केमिकल्स और स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी की तरफ, जो कि सारी के सारी हमें वक्ती फ़ायदा देती हैं, लेकिन हमारे जिस्म को फितरत से दूरी की तरफ लेके जाती हैं। जैसा कि आप देखें कि आज जैसे नमूनिया का आलमी दिन है, बच्चे नमूनिया तक पहुँचते कैसे हैं? माँ से भी ठंड ट्रांसफ़र होती है, उसके अलावा हम बादी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों के सुबह सुबह दही दे रही होती हैं। दही का मिजाज सर्दी है, ठंड है,
कैल्शियम ठंडा होता है, माएँ बच्चों को कैल्शियम वाले सीरम पिला रही होती हैं, बच्चा हमारा ताकतवर हो, यार उसको बकरे गोश्त की यखनी पिलाएं, ताकत यहाँ से आएगी, प्रोटीन यहाँ से आएगी। कैल्शियम वाले और विटामिन वाले सिरप देने से ताकत नहीं आएगी, बल्कि उनके जिस्म में सर्दी का इजाफा होगा, और ऊपर से जब बाहर से थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी तो साथ ही हम कहते हैं लो जी बच्चे को जल्दी ठंड लग जाती है। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो भी कूलिंग की तरफ ज़्यादा है, तो उसको हरारत की तरफ लेकर आएँ। जी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया जिला बदीन से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी क्या सलाम पूछना जी। चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगी, आपका प्रोग्राम एक बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें ना ये डॉक्टर साहब कहते हैं बुखार के बारे में, तो बुखार अगर आजकल मौसमी हो रहा है बच्चों को, तो इसमें क्या दें? दवाई अगर ना दे तो फिर क्या इनको इस्तेमाल कराएं? चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब इस हवाले से मजीद इन्हें बड़ी गाइड कीजिएगा। वाज़ेह सी बात है, इस पर कई दफ़ा बात हुई है। इवन आप देखें कि हम जो है वो टाइफाइड बुखार तक पहुंच जाते हैं, और उसके लिए भी हम हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, टीकों की शक्ल में या गोलियों और कैप्सूलों की शक्ल में। और वो हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, हमारे मैदे को और हमारे जिगर को। हमें क्या करना चाहिए कि हम मट्टी का प्याला लें, उसके अंदर हम 1 गिलास पानी बॉयल किया हुआ या फिल्टर किया हुआ उसके अंदर डालकर रात को उसमें 1 तोला देसी अजवाइन जो है वो उसके अंदर डालकर उसमें पानी में भिगो दें। सुबह जब हम उठें तो उस पानी को पुन छान के गिलास में डाल लें, और उसमें फिर शहद डालकर और कलवंजी का तेल जो है उसके 8 कतरे डालकर उसमें हल करके ये सुबह उठकर उस बच्चे को, बड़े को, जो भी है, उसको खाली पेट ये पानी पिलाया जाए। बुखार भी उतरता है, और ख़ास तौर पे अगर टाइफाइड है, और ऐसे लोग जिनका टाइफाइड अभी तक ठीक नहीं हो सका और वो पिछले कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं या कई महीनों से लगे हुए हैं और वक्ती ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो बीमार होते हैं, फिर वही दवाइयाँ लेते हैं, या वो कहते हैं जी दायमी बुखार हो चुका हुआ है, बुखार पुराना हो चुका हुआ है, वो हड्डियों में चला गया हुआ है, पता नहीं कहाँ चला गया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला जो है ये 2 से 3 हफ्ते करें। आप यकीन करें कि वो से तो तंदुरुस्ती लौटेगी जो फरंगी तिब दूर दूर तक सोच नहीं सकती। तो एक तो ये, दूसरा जब बच्चे को बुखार आता है या कोई मसला होता है तो आप उसको अर्के गुलाब का अर्क जो है वो आप उनको थोड़ा थोड़ा नीम गर्म जो है वो आप उनको गर्म करके नीम गर्म उनको थोड़ा थोड़ा वक्फे से आप पिलाएं, अर्के गुलाब। इस पे भी हम सोच रहे हैं किसी दिन आपको घर में अर्क कशीद करना, अर्क निकालने का तरीका भी आपको किसी दिन बताएं। उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना पड़ेगा, यानी 2 बर्तन ऐसे हों तो हम आपको किसी दिन इस पे भी इंशाल्लाह अनकरीब कोई आपको प्रोग्राम देते हैं कि आप घर में अर्क जो है वो ख़ुद से बनाएं। इवन इस वक्त पाकिस्तान को अर्कियात की ज़रूरत है, और घर में बैठे हुए एक फ्री का बिज़नेस है जो आप कर सकते हैं कि आप घर में अच्छा और ख़ालिस अर्क निकालें और उसको मार्केट में अगर आप बेचना शुरू करें तो आपके घर के अंदर मुफ्त में बैठे हुए घरों में ख़वातीन एक अच्छा रोज़गार जो है वो शुरू कर सकती हैं, बनिस्बत जो मार्केट में अर्क मिलता है वो प्रॉपर उस तरह का अच्छा अर्क नहीं होता। तो आप घर में ख़ुद से अर्क बनाएं, ख़ुद निकालें, उसको इस्तेमाल करें। ये चीज़ें वो थी जो हमें हमारी माओं के साथ हमने इनको करते हुए देखा। वो दौर बहुत अच्छा था जब वो फितरत और उसके बहुत ज़्यादा करीब रहती थी और बच्चों को उस पर बहुत ज़्यादा बेहतरी और फ़वाइद जो है वो भी नज़र आते थे। लेकिन हालात इस कदर हमने गंभीर कर लिए, हम इस तरफ को चले गए कि हमने हर काम में, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि ये नमूनियत तक कैसे पहुँचते हैं, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम होता है, ज़रा सा फ्लू या ऐसी कोई पोजीशन होती है तो माएँ क्या करती हैं, बच्चों को फौरी तौर पे घर में से कोई सिरप उनको, जैसे पैरासीटामोल है, ब्रूफिन का सिरप है और इस तरह से एंटी एलर्जी सिरप्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये फौरी से खुद से भी शुरू कर लें तब भी वही बात है। और अगर डॉक्टर के पास जाएं तो उसने भी यहीं से ही स्टार्ट लेना होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन में और डॉक्टर की मेडिकेशन में ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों तरह से ही वो गलत है कि जब वो हम उसको देंगे तो उसका वो जो फ्लू था, वो जो ज़ुकाम था, वो जो पानी था जो बाहर निकलना चाह रहा था, उसके यहाँ पे ज़्यादा हो गया हुआ था दिमाग में, तो वो निकलना चाह रहा है, ये उसका परनाला है, ड्रेनिंग सिस्टम है। उसके बाद आँखों में मैग्जिला और टीयर्स साइनस हैं वो खुलते हैं, नाक के अंदर पॉलिप नेसल्स हैं वो खुलते हैं और उनमें से वो पानी सा जो है
वो बाहर आना शुरू होता है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको फौरी तौर पर दबा देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो गाढ़ा होता है, रुक जाता है, जम जाता है। तो इन सारे एरिए में अजीब दबाव, खिंचाव, स्ट्रेस, टेंशन, दर्द और अजीब तरह की पोजीशन रहती है। अजीब तरह का फिर हमारा अगला टाइम जो है वो गुजरना शुरू होता है। फिर वो हलक में गिरता है और हलक से वो जाता है सांस की नाली में। सांस की नाली में जा रहा है तो वो जा रहा है फेफड़ों में। फेफड़ों में जाएगा, वहाँ वो बलगम रेशा पड़ेगा, रुकेगा और उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स हैं, सांस की नालियाँ फेफड़ों के अंदर बहुत बारीक धागों की तरह से होती हैं और गुच्छों की शक्ल में होती हैं। जब वो उसमें से ऑक्सीजन सांस हमारा जो है वो गुजर रहा होता है तो वहाँ पे ये बलगम स्पूटम रेशा जो है वो वहाँ जाके जमना रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सांस लेना या बड़ा जो है वो सांस लेने में दिक्कत, उसको दुश्वारी पेश होती है, खिंचाव आता है, स्टिफनेस होती है उसके अंदर और फिर वो जोर लगाता है। फिर वो पसलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं और छाती से सीटियों की आवाज़ें, विजलिंग होती है और उसके बाद निमोनिया के अटैक्स आते हैं। और उसके बाद फिर जो मसाइल हैं वो हमारे इस तरफ को जाते हैं कि हम फिर आहिस्ता आहिस्ता दमे तक पहुंच जाते हैं। और यही निमोनिया जब खुदा न खास्ता बिगड़ता है तो ये जानलेवा भी साबित होता है। तो अंदाज़ा ये हुआ कि हम बीमारी से सेहत की तरफ आने के लिए हमने जिस तरीका इलाज का इंतखाब किया वो तरीका इलाज हमें कहाँ से कहाँ ले गया। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जी सर, मेरा ये नज़ले जुकाम के हवाले से एक सवाल है आपसे। जी सर, जब आप कहते हैं कि ये नाक के पॉलिप नेजल्स खुलते हैं और पानी सा निकलता है, तो सर इसके लिए आप कहते हैं कि सर के अंदर जो नज़ला जुकाम बलगम होता है वो भर जाए तो निकलता है, तो भर जाने की सूरत में तो उसके अंदर से वो पानी का निकलना तो फिर जरूरी ना हुआ ना कि वो तेजाबी मादा निकले। उसके लिए तो वैसे ही जैसे बलगम में जैसे वो अंदर है उसका वैसे ही निकलना जरूरी है। हाँ जी आयशा बात सुनिए, ये पानी की तरह से ही होता है, मतलब पानी नहीं होता। इसका मतलब पानी नहीं है कि खुदा न खास्ता जो हम कोई पानी पीते हैं वो है, यानी वो पानी की तरह का जुकाम या फ्लू जो आ रहा होता है वो बलगमी पानी ही होता है, लेकिन उस वक्त बहुत पतला मादा होता है। जैसे आप देखें ना कि शुरू में जब नज़ला जुकाम फ्लू होता है तो एक पानी सा आंखों से निकलता है, नाक से आना शुरू होता है और उसके बाद हलक में भी हमें तुर्श सा अजीब सा केसला सा फील होता है। ये वो पानी की तरह का वो जो है वो तेजाबी मादा कह लें इसको, जो नज़ला जुकाम फ्लू की शक्ल में है। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो डैम है वो भर गया होता है। बलगम रेशा, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे बलगम पैदा करता है। जिस्म के अंदर उसकी ज़रूरत है बट एक लिमिट तक है। अगर हम उसकी ज़्यादा खुराक खाते रहेंगे, बादी चीज़ें ज़्यादा खाते रहेंगे, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते रहेंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा बन के हमारे इस जगह पे दिमाग में आएगा, वहाँ रुकेगा और जब वो डैम भर जाएगा तो स्पेल वे जो है वो खुलेंगे, साइनस जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद वो ड्रेन करके बाहर आना शुरू होगा। हम उसको फौरी तौर पर दबा देते हैं, यही गलत करते हैं। यहाँ पुराने लोग मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि या जब हम छोटे थे तो हमें बड़ी अच्छी तरह से आयशा याद है कि हम ये सुना करते थे कि नज़ला जुकाम छींकें किसी को भी होती थी तो घर वाले ये कहते थे ओए खबरदार कोई दवाई नहीं खानी, कहीं से लेके ना खाना, 3 दिन कम से कम इंतज़ार करो, इसको ज़रा खुल कर लगने दो, इसको निकलने दो। इवन किसी की अगर नाक बंद हो जाती थी या मसले इस तरह के कंजेशनल होते थे तो उसको कहा जाता था कि आप बाहर निकलें, सूरज को इस तरह से गौर से देखें, तो सूरज को देखने से भी छींकें आती थी। कुछ लोग कहते थे रुमाल या कपड़े को थोड़ा सा बत्ती सी बना के नाक के नथनों के अंदर उसको ज़रा घुमाएं तो उसकी वजह से भी छींकें आती थीं। कुछ लोग कहते थे जी नसवार लेकर उसकी चुटकी लेकर उसको स्नफ करें यानी सूंघें, उससे भी छींकें आती थीं। और वो कहते थे जब छींकें खुल कर आएंगी, ज़्यादा आएंगी, तो आपके जो साइनसेस ब्लॉक हो गए हुए हैं ये खुल जाएंगे। लेकिन आज हमने ट्रेंड चेंज कर लिया कि आज किसी को 1-2 छींके आ जाएं तो वो भाग के डॉक्टर के पास या खुद ब खुद सेल्फ मेडिकेशन करके वो कोई ना कोई एंटी एलर्जी ले लेता है और अपने उस जुकाम और फ्लू को सारे को दबा के इस कदर सत्यानाश करता है कि निमोनिया और उसके बाद फिर हम दमे तक पहुंचते हैं और इनहेलर जो है वो लिए होते हैं। क्या ख्याल आयशा मौजूद है? ऐसे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और इसके अलावा सर आप प्लीज वो अरक वाला सर भूलना चाहिएगा। अब मैं बहुत ज्यादा सर इस एक्सपेरिमेंट के लिए वेट करूंगी। मुझे सर एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। मैं घर में भी अक्सर किसी ना किसी बात पे एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ अक्सर।
सर प्लीज याद रखिएगा इस बात को। जी जी, इंशाल्लाह अनकरीब। असल पे उसके लिए जिस तरह के बर्तन दरकार है ना, वो बर्तन बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आयशा थी कामों की से। जी डॉक्टर साहब, मज़ीद इस गुफ्तगू को जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा और मज़ीद गाइड कीजिएगा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से। अच्छा, इसमें मैं बात कर रहा था कि जो सांस की तकलीफ हो जाती है जब, तो उसके लिए मैं एक दो चीज़ें आपको बताता चलूँ तिब्बे नबवी की रोशनी में। 14 कतरे कलवंजी का तेल लेना है। कलवंजी का तेल 14 कतरे 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स करके आप उसको पिलाएं। जिसका सांस फूलता है या चेस्ट इन्फेक्शन है या नमूनिया है या उसकी पसलियां जो हैं वो चलती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच कलवंजी का तेल, यानी 1 चाय वाला चम्मच कलवंजी का तेल 2 गिलास गरम गरम पानी के अंदर उसको डालकर और उसकी भाप जो है वो स्टीम जो है वो मरीज़ को दी जाए, बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे जिनके पसलियाँ चलती हैं, छाती से सीटियों की आवाज़ें हैं, बच्चों में नमूनिया वगैरह और बड़ों में दमा, जो सांस उनका फूलता है और फिर वो इनहेलर और मुख्तलिफ़ चीज़ें और नेबुलाइज करते हुए दिखाई देते हैं, उनके लिए है कि नमक, कलवंजी का तेल, नीम गर्म खालिस देसी घी में मिलाकर मिक्स करके उन बच्चों की और बड़ों की जो पसलियां हैं उन पे, और ख़ास तौर पे सबसे नीचे वाली पसलियां जो वहाँ पे आप उनके अच्छी तरह से जो है वो मसाज करें, तो ये भी बहुत तेज़ी से, और ख़ास तौर पे ये गले वाली एरिया में सारा इस तरह से दोनों साइडों पे और बैक पे, गर्दन पे और फ्रंट गला सारा जो है इसके साथ अच्छी तरह से मसाज करें। माथे वाली जगह इनकी ये जो है यहाँ पे भी इनका जो है वो मसाज करना चाहिए। और 12 कतरे कलवंजी का तेल शहद के अंदर मिक्स करके ये भी इनको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पिलाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनकी बलगम अंदर रुक जम गई होती है, खर खर की आवाज़ें आती हैं, वो कोशिश करते हैं निकालने की। जी, आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप, मुझे समझ आ गई है कि आप इस वक्त खर खर की आवाज़ें आपके घर से आ रही हैं, तो इसके लिए अलसी आपको मार्केट में मिलेगी। अलसी 1 तोला आपने अलसी लेनी है, उसको कूट कर 1 पाव पानी या 1 गिलास पानी के अंदर डालकर आप उसको जोश देकर उसका कहवा बनाएं, और जब वो आधा गिलास रह जाए उसे नीचे उतार के पुन छान के उसमें 14 कतरे कलवंजी का तेल और 2 तोला शहद उसके अंदर या 1-2 चम्मच शहद उसके अंदर मिक्स करके उसको आप नीम गर्म इसका कावा पिएं, तो जो बलगम रेशा आपके अंदर जमा रुका हुआ है ये बाहर निकलेगा और आपकी तेज़ी से खलासी होगी ब्रोंक्योल्स की, दमे की तरफ जो पहुंच चुके हुए हैं या चेस्ट इन्फेक्शन और कंजेशन ब्लॉकेज हुई पड़ी है उनकी छाती के अंदर, वो बड़ी तेज़ी से जो है इसमें बेहतरी की तरफ आएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है हमारा नमूनिया, इस हवाले से हम मज़ीद हमें गाइड कीजिएगा कि आपने जैसे कि बताया कि ये बच्चों में जो है वो तेज़ी से फैलता है, तो मैंने अक्सर बड़ों में भी ये बीमारी देखी है और कहा जाता है जी हमें बचपन में भी हुआ था, उसके जरासीम जिंदा थे तो ये दोबारा से हम पर अटैक हो गया, या फिर ये कहा जाता है जी सर्दी लग गई। सर्दी तो जारी बात है, नमूनिया सर्दी की वजह से ही होता है, लेकिन ये गर्मियों में भी देखने को मिलता है। नमूनिया अक्सर में गर्मियों में भी मिलता है कि कुछ लोग नमूनिया में मुब्तला हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, ये इस तरह क्यों इस बीमारी में मुब्तला होते हैं? देखें, गर्मियों हो या सर्दी हो, सर्दी में लाजरा ज़्यादा उनके लिए ख़राब होते हैं इन मरीज़ों के लिए, लेकिन गर्मी के अंदर भी जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया कि उन मरीज़ों के अंदर ठंड और सर्दी पैदा हो जाती है, उनके अंदर ग्लेशियर और गिलगित और वो कह लें कि नारायण का गान वाला जो वैली वाला एनवायरनमेंट है वो उनके अंदर जून जुलाई में भी बन जाता है, बन सकता है। जब वो अंदर उनके ठंड होगी तो फिर बाहर चाहे जून जुलाई हो या नवंबर दिसंबर हो या जनवरी की वो जो खूबसूरत सी वो फॉग वाली क्या कहते हैं एनवायरनमेंट हो, तो बात यह है कि उनके अपने अंदर ठंड है। हाँ, जिनके अंदर अपने ठंड है वो जैसे ही फर्ज करें, देखें ना, वो मई जून या जून जुलाई के अंदर जब उनके अपने अंदर सर्दी और ठंड बढ़ी हुई है तो वो जैसे ही एयर कंडीशन वाले माहौल में कमरे में दाखिल होते हैं या एकदम हवा में जाते हैं या ठंडी हवा का झोंका पड़ता है तो फौरी उनका काम बिगड़ता है, इसलिए कि उनके अंदर हरारत जो मुकाबला करने के लिए होनी चाहिए थी वो हरारत उनके साथ नहीं है। जैसे अभी आप देखें ना, इस वक्त बहुत अल्लाह का शुक्र है, कुछ दिन पहले हमने बात की स्मोक के ऊपर और पूरे पंजाब जो है वो स्मोक और एक ऐसे पॉइजन की लपेट में था। अब देखें कि रात से पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे सर्दी की जो पहली बारिश है उसकी बूंदाबांदी शुरू होगी। लाहौर में इस वक्त बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसमें हमें गर्म चीज़ों की तरफ आना है और अपने आप को जो है वो ठंड से बचाना है। जी डॉक्टर साहब, हमें अभी कॉलर ने ज्वाइन किया है, नुमान हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? ये पूछना है, ये वेट का पूछना है मसला। ये मेरा वेट कम है, 51 kg है और एज मेरी 31 है। वजन कितना आपका? मेरा वजन है 5'10", वजन भैया 5 इंच, 5 फुट 10 इंच। ये तो आपने कद बताया ना अपना, वजन कितना है? अच्छा, वजन पूछ रहे हैं, 51 kg। 51 kg। अच्छा, तो आप क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। ये नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल से क्या मुराद है? आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं? जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। और शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब इस हवाले से इन्हें गाइड कीजिएगा। नुमान सर, बात यह है कि वज़न कम ज़्यादा अच्छा है बानिस्बत बॉर्डर लाइन पर जाना, और बॉर्डर लाइन पर जब आप पहुंचेंगे तो उसके बाद आपके पास चांसेस मैक्सिमम होते हैं मोटापे की तरफ जाने के। ये जो हमारे अंदर कम्प्लेक्स है ना कि हम बहुत दुबले पतले हैं, हमें थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जिस्म फरबा होना चाहिए, और इसके लिए हम ये जो घर बैठे अखबारात के अंदर इश्तहारात देखकर या हम मुख्तलिफ केबल्स के ऊपर वो ऐड डॉक्यूमेंट्रियाँ चलती हुई घर बैठे ये हुए दवाई मंगवाएं और मोटे नज़र आएंगे, पिच के गाल और जिस्म सडोल और फरबा बनाएं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनमें मैक्सिमम स्टीराइड्स होते हैं, और ये हमारे जिस्म को ज़रा फुला तो देते हैं लेकिन उसके बाद कितनी बीमारियां आती हैं। मैंने लोगों के गुर्दे फेल होने वाले भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनके अंदर ये मसाइल इस वजह से आए। तो इसलिए अच्छी खुराक लें, अच्छी डाइट रखें, जिस तरह की हम आपको गाइड करते होते हैं। बाकी आप अपनी एक्सरसाइज और वर्जिश जो है वो रखें, और मोटापे की तरफ बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं उन पर ज़रा कम तवज्जो दीजिएगा, वरना मोटापा तो आएगा, वज़न तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मसाइल आएंगे फिर वो ख़राब होंगे। तो आप ज़्यादा अच्छे लेवल पर आप खड़े हैं, ऐसे कोई हथकंडे इस्तेमाल ना कीजिएगा जिससे आपके कल को गुर्दे या जिगर के ऊपर कोई नुकसान आए। जी डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हमें मज़ीद गाइड कीजिएगा, अपने ये गुफ्तगू को प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये जो सारी, अब देखें, नज़ला ज़ुकाम, बलगम, रेशा, केरा, साइनोसाइटिस, नाक के गदूद बढ़ जाना, टॉन्सिल्स का आना, थायराइड का बढ़ जाना, थायराइड की ख़राबी, कहीं वो हार्मोन्स कम बना रहा है जिसको T3, T4, TSH वगैरह हम कहते हैं, और उसके बाद लोग थायरॉक्सिन लेते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम इस पर बात करेंगे। एक इंटरनेशनल कॉल है जी, मोहम्मद आतिफ है हमारे साथ कॉल पर सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो बाल है ना वो उम्र की हिसाब से, मेरा उम्र छोटा है और उससे ज्यादा ना वो सफेद होना शुरू होता है। बाल गिरते हैं? नहीं, अभी मेरा उम्र छोटा है लेकिन बाल गिरता भी है और सफेद आना भी शुरू हो गया। आपकी समझ नहीं आई जी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं? मेरा मतलब है कि मेरा बाल जो है ना गिर जाता है। बाल गिरते भी और सफ़ेद भी होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा हाँ, कि आपकी उम्र कितनी है? 1992 जी, 4 अप्रैल 1992। 1992 में आप पैदा हुए हैं? आयो। तो इतनी कम उम्र में ये आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए हुए हैं या हो रहे हैं? नहीं, तो पता नहीं कि इसमें क्या मसला है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी खुराक में क्या शामिल है, क्या चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके नाम लेने हैं। गोश्त भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, और कभी कभी खाते हैं। गोश्त कौन सा खाते हैं? गोश्त बकरे का। बकरे का भुना हुआ खाते हैं, कढ़ाई टाइप या कोरमा टाइप? नहीं, हम ज्यादा कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई करते हैं, वो गलत करते हैं ना, इसको शोरबे वाला बनाना चाहिए, वरना प्रोटीन जली हुई खाएंगे कढ़ाई बना के उसकी, तो जली हुई प्रोटीन भी आपके जिस्म में जाके कार्बन पैदा करेगी और बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। और मुर्गी जो है ये देसी खाते हैं या वलैती मुर्गी खाते हैं? ये इसी तो इधर नहीं होती, लेकिन जो कटे हुए तकरीबन 5-10 दिन के अंदर वो उसके बाद में आ जाता है। अच्छा, और चावल की क्या पोजीशन है आपकी? हम चावल इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये बताइएगा कि सब्जियों में कौन सी सब्जियां खाते हैं? सब्जियों में हम सब्जियां मिक्स पकाते हैं, जो भी है ना, कद्दू वगैरह ये सब। ज्यादा क्या पकता है भैया, आलू गोभी मटर या कद्दू टिंडे? टेंडा भी पकता है, सबसे ज्यादा आलू पकता है। सबसे ज्यादा आलू पकता है। तो भाई मेरे, आलू ज्यादा खाते हैं, फिर आप बादी चीजों की तरफ ज्यादा हैं,
तो ज़ाहिर है बलगम रेशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से बलगम रेशा भी बनेगा, फिर वो सारा जब दिमाग में ज़्यादा हो जाएगा, वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो जब ये यहाँ रुकेगा साइनस ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ ज्यादती हो जाएगी, रुकेगा, जमेगा, तो आपके ये जो बाल हैं इनकी जड़ें, रूट्स जो हैं उसके अंदर वो ख़राब होंगी और बाल गिरना टूटना शुरू होंगे, बाल अच्छे नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, दो मुँहे हो जाएंगे और उसके बाद वो वक्त से बहुत पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा, बालों से सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाएंगे। फितरत के बहुत करीब रहकर ज़िंदगी गुजारें। आलू को इतना अच्छा नहीं है जितना हम इसको ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी बात, बकरे का गोश्त भुना हुआ कभी नहीं करना चाहिए। अगर कभी भुना हुआ खाने का शौक़ हो तो उसमें कद्दू डाल लें या उसमें टिंडे डाल लें या उसमें शलजम डाल लें। शलजम बहुत अच्छा, शलजम गोश्त अच्छा बनेगा आपके लिए, और कद्दू गोश्त जो है वो बहुत अच्छा बनेगा अगर उसको भुना हुआ करना हो। वरना उसकी जो प्रोटीन है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा शोरबे वाला, खुला पानी, ज़्यादा पानी डालकर शोरबे वाला बनाएं और शोरबा पिएं, उसकी यखनी बना के पिएं। अब आप ज़रा इसके उलट आ जाएं और आप जो आलू खाते हैं, अब आप कद्दू और टिंडे जो हैं ये खाली शोरबे वाले बना के लें, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारनी शुरू करें। आप 1992 की पैदाइश आपने बताई अपनी, बहुत बहुत छोटे हैं मेरे से। मैं 43-44 की एज है और मेरे बाल चेक कर लें, एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। और मैंने आज तक कभी भी सोचा भी नहीं कि मैं कोई बालों के अंदर कोई चीज़ लगाऊं या लगानी चाहिए मुझे। आप अंदाज़ा कर लें। और कुछ लोग जो हैं वो, मैं कुछ देर पहले भी बात कर रहा था, तो एक दफ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके कहा, जी मैं भी आप कोई चीज़ लगाते हो, हमें तो नहीं पता। तो अभी जब वो हम रमज़ान में उम्रे पे गए और जब वापस आए तो ज़ाहिर है वो सारी टेंड हुई थी, और जब वापस आए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रोग्राम करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है बहुत छोटे छोटे बाल थे जब आ रहे थे, उस वक्त तो कोई कलर नहीं लगाया जा सकता। तो उस वक्त फिर लोगों की कॉल आई कि हम गलत फहमी में थे, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि आपके वाकई बाल सफ़ेद नहीं। इसकी वजह कि हम फितरत के बहुत करीब ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं नहाने के बाद भी तेल लगाता हूँ। आज सुबह भी जब नहा के मैंने फ़ारग हुआ तो उसके बाद मैंने ऑयल लगाया सर में, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन एक लिमिट तक, बहुत थोड़ा। और दूसरा, रात को मैंने जो है वो पूरा सर को और फुल बॉडी में मसाज करवा कर मैं सोया हूँ, और सुबह उठ के गर्म पानी से नहाया, और नहाने के बाद फिर मैंने सुबह तेल लगाया। तो बात यह है कि हम वो माएँ अब कहाँ से ला दूँ मैं आपको, जो ज़बरदस्ती भी तेल लगाया करती थी, वो उस्ताद कहाँ से ला दूँ जो कहते थे, असेंबली के अंदर निकाल लेते थे, आपके सर पे तेल नहीं लगा हुआ, आपके शूज़ पॉलिश नहीं, आपके यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं, आपके ये दाग लगे हुए हैं, आपके ये फ़लाँ चीज़ है, बाहर निकलो, पीछे खड़े हो जाओ, और उस वक़्त हाथ पे स्टिकें मारी जाती थी। वो दौर मैं कहाँ से ला दूँ? हमें ख़ुद वो दौर पैदा करना है। पिछले दिनों मैं अपने घर की बात कर देता हूँ कि पिछले दिनों मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बेटी जो है वो ज़रा टॉपर है, तो थोड़ा सा उसका रिज़ल्ट ज़रा सा कोई 2-2.5 नंबर पे वीक हुआ, तो मेरी मिसेस जो है वो वहाँ चली गई उनके स्कूल में, और जाके उसने क्लास टीचर को कहा कि मुझे काम चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए, मार के बेशक इधर डाल दीजिएगा, हड्डियाँ तोड़ दीजिएगा, हम उफ नहीं करेंगे। ऐसे माँ बाप चाहिए जो अपने बच्चों को आने वाले किसी कल में, जिनके हाथ में अच्छा मुस्तकबिल और फ्यूचर देना चाहते हैं। हमें बाहसियत वालिदैन इस बात को कंडेम्प्ट करना पड़ेगा, इस बात को सख्ती से कंडेम्प्ट करना पड़ेगा कि ये जो हमने टीचर्स के बारे में ये कह, माँ बाप मारें तो जायज़ है, और वो भी माँ बाप हैं जो हमें इल्म देते हैं, वो क्यों नहीं मार सकते? और जब से ये मार नहीं प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, यकीन करें कि मुआशरा इतना कि बिगड़ा कि हमारे बच्चे हमारे सामने बैठकर वो सब कुछ कर रहे होते हैं, और टीचर को वहाँ परवाह नहीं होती, क्योंकि इसलिए कि एक टीचर ज़रा सा बच्चे का कान खींचता है या हल्का सा थप्पड़ मारता है तो पेरेंट्स जो है वो मीडिया और उसके समेत पुलिस पर्चा काटते हैं, सब कुछ उसके खिलाफ होता है। तो वो फिर उस टीचर को क्या ज़रूरत है वो मेरे बच्चे को कोई इल्म देगा, वो कोई उसको बेहतरी और सीधा रास्ते पर लाने के लिए जो है वो कुछ कोशिश करेगा। पुलिस मुजरिम को मारे तो जायज़ है, बच्चे को टीचर जो है वो उसकी बेहतरी और उसकी बेहतर तरबियत और इल्म के लिए मारे तो फिर वो गलत है। तो वहाँ पे ये हमारा माशरा जो है वो बिगड़ चुका हुआ है। हमें बासियत पेरेंट्स अपने जाके तमाम टीचर्स को अपने अपने स्कूलों में ये कहना पड़ेगा कि आप इनके ऊपर सख्ती करें, मारें, डांटें, जो मर्जी करें, हमें काम चाहिए, इनको बेहतर तालीम चाहिए और एक ऐसी सॉलिड तालीम चाहिए जिससे बच्चे का मुस्तकबिल और फ्यूचर जो है वो बहुत
अच्छा होके आए, वरना फिर आप देख लें कि टीचर को परवाह कोई नहीं। टीचर्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें जाके उनको मिलना चाहिए और उनके हौसले जो है वो बुलंद करने चाहिए, ताकि वो हमारी नस्ल के लिए और आने वाले कल और इस पाकिस्तान की दौड़ जिस इकबाल के शाहीन के हाथ में है, हमें टीचर्स को जाकर ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा और उनको ये ट्रेंड हमें बदलना पड़ेगा। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी। मेरी मदर जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो बताती हैं कि बच्चे जो है वो मज़ीद वो शरारती, तो जाहिर बात है बच्चे नहीं करेंगे शरारत तो कौन करेगा, लेकिन अब वो एक किस्म की शय जिसे कहते हैं मिल चुकी है। उन्हें पता है जी हमें टीचर मारेगा नहीं, हमने सबक याद नहीं किया तो हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, सारा ब्लेम टीचर पर ही आता है। लेकिन तो ये एक जो मार नहीं प्यार वाली कोटेशन जो चली है, आई थिंक सो ये काफ़ी हद तक गलत भी है। जहाँ कई हादसा हुए हैं हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उस्ताद को रूहानी माँ बाप का जो है वो दर्जा दिया गया है और माँ बाप अपनी औलाद के साथ कभी ज्यादती नहीं कर सकते, हमें भी यही सिखाया गया था। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए हम लोगों को? देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है अपना वो तालीमी सेशन जब हम 9th में थे और साइंस सब्जेक्ट रखा, केमिस्ट्री के फार्मूले थे, टीचर ने हमें याद करने के लिए कह दिया कि आपने ये सारे फार्मूले याद करके आने हैं। हमने याद कर लिए और टीचर ने कहा मैं आज सुनता हूँ, कल सुनता हूँ, आजकल के चक्कर में हफ्ता 10 दिन गुजर गया और हमने भी थोड़ा सा इग्नोर किया और हमने सोचा कि टीचर भूल गए हुए हैं, पता नहीं अब कब सुनेंगे, जब कोई दोबारा बात करेंगे तो हम इनसे थोड़ा सा 1 आध दिन का टाइम ले लेंगे और उसमें दोबारा से उसको रिपीट कर लेंगे। एक दिन टीचर आए और उन्होंने आके कहा कि आज क्या मूड है करने का। बच्चे एज़ यूजली हम सारे जिस तरह से कहते हैं, हमने कहा सर आज पढ़ने का मूड नहीं, आज कोई और गपशप लगाते हैं। उन्होंने कहा चलो आज गपशप लगा लेते हैं, आज पढ़ते नहीं है, किताबें वाइंड अप कर दी। 10 के मिनट उन्होंने किसी बात के ऊपर एक गपशप लगाई और उसके बाद उन्होंने कहा यार अब जो बाकी टाइम है ना, मैं सोच रहा हूँ ये 45 मिनट का जो पीरियड है 10 मिनट गुजरे, अभी 35 मिनट पड़े हैं, ऐसा करते हैं आज आपसे फार्मूले सुनते हैं। अब यकीन करें कि उन्होंने वो जब फार्मूलों की बात की तो मेरे समेत सबकी ऐसे लगा जैसे जान निकल गई। और उसके बाद हमने वो सब ने उन्होंने सबसे सुनने शुरू किए। फटकड़ी का फार्मूला, ये घरों में जो फटकड़ी इस्तेमाल होती है, नाई के पास जो फटकड़ी इस्तेमाल होती है, ये फटकड़ी का फार्मूला उन्होंने पूछा तो उस पर पूरी क्लास जो थी वो अड़ना शुरू हो गई। 1 2 4 10 15 जो पूछते उसे पीछे हो जाओ, आप भी पीछे खड़े हो जाओ। और करते करते एक वक्त ऐसा आया कि एंड पे एक फारूक लड़का होता था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छे प्रोफेसर बने, मेरे क्लास फेलो थे, कज़न भी थे, और उसके बाद एक कार हादसे में उनकी डेथ हो गई। वो फारूक जो है वो सबसे एंड पे फारूक की बारी आती थी और उससे वो पूछते थे, और अगर फारूक कहीं किसी मसले में अड़ जाता था, अव्वल तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अगर कभी फारूक किसी जगह पे भूल जाता था तो फिर मेरी बारी आती थी कि जमील उठेगा और ये फारूक को बताएगा और ये पूरी क्लास को बताएंगे, और जो बाकी पीछे खड़े होते थे उनको सज़ा मिल रही होती थी। उस दिन फारूक साहब भी अड़ गए और उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैं भी अड़ गया। और उसके बाद मैंने कहा सर ज़ुबानी इस तरह नहीं आ रहा, मुझे चाक दें, मैं लिख देता हूँ। मैंने वो सामने बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड पर लिखा। मुझे उन्होंने पीछे खड़े किया और उन्होंने कहा देखो ज़रा गौर से देखो, ठीक लिखा है। मैंने कहा जी सर ठीक लिखा है। फिर मुझे पूछा, 3 दफ़ा पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप भी इधर खड़े हो जाएं। उस टीचर के बारे में यह था कि वो गीली शाह की स्टिक उनके पास होती थी और वो फुल यहाँ से लाकर इतनी ज़ोर से मारते थे कि शू की आवाज़ आती थी उस स्टिक की, और वो ऐसे करके दोनों हाथों पे उनको इतनी प्रैक्टिस थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हाथ पे 10 स्टिक इधर और 10 स्टिक इधर, और जहाँ बच्चे का हाथ इधर हुआ और स्टिक ज़ाया गई तो वो दोबारा से 1 2 3 फिर से शुरू कर लेते होते थे। अब जब वो मेरी बारी आई, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं, वो बारी आई तो मुझे वो 20 स्टिक आज भी याद हैं जिन्होंने मुझे गधे से इंसान बना दिया। और वो फटकड़ी का फार्मूला अब केमिस्ट्री के अंदर तो नहीं रहा, लेकिन वो आज भी मुझे फटकड़ी का फार्मूला याद है कि K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। तो हमें ऐसे उस्ताद चाहिए जो हमारे बच्चों को इस तरह की तालीम दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा होगा वो आपके आज के टॉपिक के हवाले से बताई गई जो है तफसीलात, और इस टॉपिक पर भी जो है वो नज़रसानी करके इस पर गौर व फिक्र करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके की तरफ लेकर जाएंगे। जिनकी कॉल नहीं मिल सकी वो स्क्रीन पर प्ले हुआ नंबर 0321946235 पर कॉल करके अपने सवालात के जवाब डॉक्टर साहब से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मुझे डॉक्टर साहब और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।